चलिए देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करें ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या चीज, एक नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, किसी पॉइंट ओ से किसी पॉइंट ओ से इसके बीच का सेपरेशन कितना, एल, ठीक, और यहाँ से इसके बीच का सेपरेशन कितना, एल, मतलब ओ से दोनों ही चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, एल और एल, ये मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक। इस पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पर ठीक एक पॉइंट है पी, ठीक, इसी वाले पॉइंट पी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है और इस वाले पॉइंट के ठीक सीध में होता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस वाले लाइन के ठीक ऊपर होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से इसका जो सेपरेशन है वो कितना है, उसको हमने ए मान लिया। इस नेगेटिव चार्ज से इस वाले पॉइंट पी का जो सेपरेशन है वो भी कितना है, वो ए है। यहाँ पे एंगल कितना, थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना मान लिया, थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। चलो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और इसको हमने मान लिया कितना, इसको मान लिया E2, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, E2, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, E1, इस वाले पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी है, E1 है, ठीक। तो ये अपने पास एक हो गया E2 और एक हो गया E1। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो ताकि हम यहाँ पे एंगल को दिखा सके। अब ये E2 और E1 किसी एक एंगल पे है ना, दोनों ये एंगल पे है, तो जब मैं ई नेट निकालने जाऊंगा तो ई नेट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, E1 प्लस E2 के बराबर आएगी, है ना। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, अगर ये थीटा है अपने पास, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया है, इधर भी इसको प्रोड्यूस कर दो, बढ़ा दो, है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये ए सेपरेशन था इसके और इसके बीच का, पी और चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, ए है। तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा हो गया तो ध्यान से देखो ये थीटा क्यों हुआ है, पहली बात तो ये अपने पास दो पैरेलल लाइन, और दो पैरेलल लाइन को ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या कह लो ये वाली लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये थीटा होगा, तो ये भी कितना होता है, थीटा। अगर ये थीटा 1 है तो ये कितना होगा, थीटा 1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा किस वाले से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ठीक। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ध्यान से देखो ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ठीक, और ये वाली जो लाइन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है, इसमें क्या है, ये वाला थीटा तो ये वाला कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा तो ये कितना, थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। कहां से भैया, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल आएगा थीटा, ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल आएगा थीटा, ठीक। अब ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये वाला कितना होगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये थीटा तो ये कितना, थीटा। क्यों भैया, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, इस वजह से क्या होगा, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। यानी E2 और E1 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 2 थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम नहीं, यहाँ पे दिखा देते भैया, 2 थीटा इज एंगल बिटवीन किसके, बिटवीन E2 एंड E1। अब क्या करेंगे, यहाँ से केवल और केवल E2 और E1 का कॉम्पोनेंट लेंगे ना। तो यहाँ से अगर E2 का कॉम्पोनेंट लेते हैं, इस साइड, तो कॉम्पोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, E2 cos थीटा, ये आएगा E2 cos थीटा। और अगर ये कॉम्पोनेंट ले, एक्स एक्सिस में तो आया E2 cos थीटा, वाई एक्सिस में क्या आएगा, E2 sin थीटा। अब E1 का भी इस तरीके से कॉम्पोनेंट लीजिए, तो E1 का एक कॉम्पोनेंट आएगा E1 cos थीटा, एक कॉम्पोनेंट आएगा E1 cos थीटा, और इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड आएगा, इस साइड, है ना। एक कॉम्पोनेंट ऊपर गया, एक कॉम्पोनेंट नीचे आएगा, मतलब एक आया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक आया नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो
तो एक तो आएगा E2 sin थीटा, और एक मैं यहाँ वाले जो कॉम्पोनेंट, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, चलो यही लिखने की कोशिश करता हूँ, आप बढ़िया से लिखिएगा। ये आएगा E1 sin थीटा, ठीक, ये E2 sin थीटा और ये कितना E1 sin थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लिख देता हूं यहाँ पे E1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, E2 cos थीटा की, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, सेम। E बराबर क्या होता है भैया, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जब E2 की मैं वैल्यू लिखने जाऊंगा, E2 की जब मैं वैल्यू लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट पर इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, E2 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी के की डिवाइड बाई ए स्क्वायर की, के की डिवाइड बाई ए स्क्वायर की। और इसकी वजह से भी कितना होगा, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, तो वो भी होगा के की डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो दोनों का जो E2 है और E1 है वो आपस में क्या है, बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, बराबर। E2 और E1 मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, बराबर, के की डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अगर ये आपस में बराबर है, ठीक, तो अब यहाँ वाला जो कॉम्पोनेंट है और यहाँ वाला जो कॉम्पोनेंट है उसमें E1 E2 की वैल्यू बराबर होगी, तो साइन थीटा तो पहले से ही बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो E1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या, जिस E2 sin थीटा है, इसलिए क्या करेगा, कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। अगर ये कैंसिल कर देगा तो इससे हमारा कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। तो जो इनेट की वैल्यू है, जो इनेट की वैल्यू वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी बराबर E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब देखो दोनों जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ जाएगा भैया, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया ना। अगर दोनों का, इसका कंपोनेंट इस तरफ, इसका कंपोनेंट इस तरफ, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो इस वजह से दोनों को क्या करेंगे, ऐड E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। चाहे तो इसको E1 पहले लिख लो और E2 बाद में लिख लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से E1 E2 की वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, जो कि यहाँ पे लिखा था। E1 की वैल्यू आएगी के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। E1 की वैल्यू, यहाँ पे जो E1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इस वाले पॉइंट पर E1, इस वाले पॉइंट पर इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, E1, और E1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि छोटे से चार्ज Q की वजह से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई कितना होता है, आर स्क्वायर, है ना। उसी के बेस पर हम क्या बोल रहे हैं भैया, कि इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर, जो कि ए डिस्टेंस पर अवेलेबल है, ए डिस्टेंस पर अवेलेबल है, ठीक, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो के की डिवाइड बाई ए स्क्वायर के बराबर होगी, है ना। अच्छा, E1 की वैल्यू ये आएगी, E2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो E2 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, क्या चीज, के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे जगह कवर ना करके डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, E1 इज इक्वल टू क्या चीज, E2। E1 और E2 की वैल्यू कैसी रहेगी, बराबर। मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, इक्वल। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, पर डायरेक्शन क्या डिफरेंट था, तो कंपोनेंट किया, तो एक जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट था वो कैंसिल हो गया, पर एक कंपोनेंट बच गया x एक्सिस वाला कंपोनेंट, जो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब E1 E2 की वैल्यू के डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, तो क्या करो यहाँ पे E1 E2 की वैल्यू को पुट कर दो, या डायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ, E1 E2 इज इक्वल टू ई लिख लो, E1 E2 इज इक्वल टू क्या लिख लो, ई लिख लो। इससे फायदा क्या होगा कि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, E1 E2 इज इक्वल टू के डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इससे फायदा होगा कि हम इन दोनों को कॉमन आउट निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ई नेट बराबर ई नेट इज इक्वल टू, कॉमन आउट करो भैया, यहां से इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक। ई नेट इज इक्वल टू E2 E1 दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, E2 E1 की जगह पे E ले लिया, तो E को बाहर कर लेता हूँ, बचेगा क्या चीज, ओ हो, तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। E1 E2 दोनों को क्या कर लो, ऐड, दोनों को क्या कर लो, ऐड डायरेक्टली, कैसे, 2E कर लो, है ना। सीधे सीधे क्या चीज, 2E कर लो। अरे भैया E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, दोनों की जगह पे E रख लिया, तो क्या आएगा, E cos थीटा, तो 2E cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2E cos थीटा। अब यहाँ पे ई नेट बराबर 2E cos थीटा, 2E की जगह पे क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है, एक तो क्या है, तो वैल्यू आ गई नेट की वैल्यू, पर दिक्कत क्या है, यहीं से शुरू होती है। कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल के लेके आनी पड़ी भैया, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, थीटा का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया है, हमें केवल पता है प्लस क्यू माइनस क्यू, हमें केवल पता है एल, हमें केवल पता है आर, यहां तक पता है, बाकी और कुछ पता नहीं है। तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लेके आ सकते हैं भैया, देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, ऐसे ये अपने पास क्या है, थीटा, ठीक,
और ये अपने पास क्या है, डिस्टेंस कितना r, और ये कितना है l। तो अगर cos थीटा की बात करें तो क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। जो cos थीटा है वो होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे कौन है, थीटा, ये तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की जगह पे कौन है, ये है ना, हाइपोटेनियस की जगह पे a है। अब इस a की वैल्यू तुम लोगों को पता नहीं है, इसको भी हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। तो ये a की जो वैल्यू है इसको भी हटाना पड़ेगा हम लोगों को। कैडे से ये तो आएगा l डिवाइड बाई a, तो हमें यहाँ पे cos थीटा की जगह पे क्या लिखना चाहिए, पहले तो लिख लो E net इज इक्वल टू 2 KQ डिवाइड बाई क्या चीज a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज cos थीटा की जगह पे l डिवाइड बाई a। अब मामला फंस गया, यहाँ पे a स्क्वायर और क्या है a, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू को निकाल के लेके आना पड़ेगा, 2KQ डिवाइड बाई a स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए यहीं पे a की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो हम क्या करेंगे भैया, a स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो a का स्क्वायर बराबर होगा l के स्क्वायर के प्लस r के स्क्वायर के, तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या आया, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a बराबर क्या आएगा, रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर ये आएगा और a बराबर ये आएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 2KQL डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, किसकी जगह पे रखा भैया, a की जगह पे, a स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, तो a स्क्वायर की जगह पे रखेंगे हम लोग l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस क्या चीज r स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं भाई, इसको पहले लिख लेते हैं, इस वाले को बाद में लिख लेते हैं ना। a स्क्वायर की जगह पे ये आया और a की जगह पे ये आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनेट इज इक्वल टू 2QL, ध्यान से देखो 2QL, और 2QL क्या होता है, तो 2QL होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं P, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, P लिख दिया, किसकी जगह पे 2QL की जगह पे, तो KP डिवाइड बाई क्या आया, KP डिवाइड बाई क्या चीज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से रूट हटाएंगे तो पावर में आएगा 1/2। अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखो x है और इंटू एक्स की पावर 1/2 है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x की पावर ये 1/2 ये 1, तो 1 प्लस क्या 1/2 आएगा, तो क्या x की पावर 2 1 2 और ये 1 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, है ना। तो x इंटू जब x की पावर 1/2 होता है तो इसी को हम तो रूट में लिख सकते हैं, या इसी को पावर रूट हटा करके पावर में 1/2 कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये आता है तो ये अपने पास एक क्वांटिटी, ये अपने पास एक क्वांटिटी, यहाँ रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 आएगा, तो क्या इसको भी हम पावर में 3/2 लिख सकते हैं क्या, डेफिनेटली वी कैन राइट इट, है ना। तो ये अपने पास आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर कितना 3/2 आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से छोटा होगा तो दिख नहीं रहा होगा, 3/2। तो अब मैं इस तरफ वाला मिटाता हूँ और यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। देखो अब क्या होगा, इनेट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं भैया, इनेट बराबर KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो L की वैल्यू है ना, जो L की वैल्यू है वो R के रिस्पेक्ट में, ये R जो कि मैंने बहुत छोटा दिखाया है, इनके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, R की वैल्यू बहुत 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 बड़ी होगी इससे, L से, क्योंकि ये L बहुत बहुत छोटा होता है ना। ये जो दोनों चार्जेस है बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखे होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, ये जो चार्जेस हैं वो बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो R की वैल्यू बहुत बड़ी होगी और L की वैल्यू बहुत छोटी होगी। यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया, केस कि अगर R की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो किससे, L से, ठीक, R इज मच ग्रेटर देन टू L, तो उस केस में क्या होगा, इनेट इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाई, कौन गायब हो जाएगा, L की वैल्यू गायब हो जाएगी, L टेंस टू 0 हो जाएगा ना। अगर L टेंस टू 0 हो जाएगा तो उस केस में केवल R स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो गायब हो गया, L गायब हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, KP डिवाइड बाई R स्क्वायर की पावर 3/2। तो इनेट बराबर क्या आएगा, इनेट इज इक्वल टू KP डिवाइड बाई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, KP डिवाइड बाई क्या आएगा, R की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आया इनेट का मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसी को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिख दे, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो वेक्टर इनेट बराबर KP, अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर लगेगा वेक्टर का सिंबल, पर रुक जाना, अगर ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा आंसर गलत,
यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस का सिंबल। क्यों लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आया है, इस तरफ। दोनों का जब कंपोनेंट लिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए क्या। तो यहाँ जो ई नेट का डायरेक्शन है वो पी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। पी अगर इस तरफ है तो ई इस तरफ है। तो अगर पी का डायरेक्शन लिख दिया बिना माइनस के तो क्या हो जाएगा कि ई नेट का डायरेक्शन भैया पी के डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर माइनस नहीं लगाऊंगा तो ई का डायरेक्शन पी के डायरेक्शन में हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इस वजह से अगर माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, पी का डायरेक्शन अगर ईस्ट में है तो ई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस लगने की वजह से वेस्ट में हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। ठीक, तो ये अपने पास आया ई नेट का वैल्यू कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक, तो ये 5 नंबर का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ये फार्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जेईई मेंस में पूछा हुआ है कई बार, है ना। इससे भी क्वेश्चन कई बार जेईई के अंदर आया हुआ है और बोर्ड में तो आता ही है। ठीक,